बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरपी सिंह स्टडी पॉइंट में। आज हमारा टॉपिक है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति। आइए इसे समझने का प्रयास करेंगे कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दे करके हमें ये बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान में जो महाद्वीपों को आप देख रहे हैं, प्राचीन काल में इन महाद्वीपों की स्थिति दशा कुछ और थी और आज कुछ और है। वैगनर देख रहे हैं आप, अल्फ्रेड वैगनर जो जर्मनी के हैं और मौसम वैज्ञानिक। वैगनर के अनुसार एक समय है कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस युग में उन्होंने माना कि एक बड़ा महासागर है जिसका नाम पैंथालासा महासागर है। दूसरी बात देखिए, उस पैंथालासा महासागर में एक भूखंड दिखाई दे रहा है आपको। ये जो भूखंड है उसका नाम इन्होंने पेंजिया भूखंड नाम दिया। इन्होंने कहा कि जो पेंजिया है वो सियाल का बना हुआ है और महासागर सीमा के बने हुए हैं, और सियाल सीमा पर तैर रही है, या ये कहिए कि भूखंड जो सियाल के बने हुए हैं वो सीमा पर तैर रहे हैं। कार्बोनिफेरस युग से ही इन भूखंडों में विखंडन शुरू हो गया और पेंजिया दो भागों में टूट गया। पहला भूखंड लॉरेशियन है और दूसरा भूखंड गोंडवाना है। इन दोनों के बीच में जो गैप बना, उस गैप में जल का प्रवेश हो गया और एक जलराशि का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं टैथिस सागर। समय के साथ साथ पुनः इन भूखंडों में विखंडन हुआ। अब हम ये देखेंगे कि जो लॉरेशियन भूखंड है उसके विखंडन से कौन कौन से महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी, गोंडवाना भूखंड के विखंडन से कौन कौन से महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी, इसे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, लॉरेशियन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीन महाद्वीप लॉरेशियन भूखंड से बनते हैं। गोंडवाना भूखंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, चार महाद्वीप गोंडवाना भूखंड से निर्माण होता है। इतना ही नहीं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का दक्षिण का जो भूखंड है या प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम कहेंगे, इसका निर्माण भी किससे हुआ है? इसका निर्माण भी गोंडवाना से हुआ है। इसलिए कह सकते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना का विभक्त भाग। यहाँ पर बार बार ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, लॉरेशियन भूखंड से कौन कौन से महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, गोंडवाना भूखंड से कौन कौन से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। आपको ये ध्यान से याद करना होगा, इन्हें अलग अलग रख करके याद करना होगा ताकि आसानी से प्रश्न बन सके। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ यूरोप और एशिया दो महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। यदि इन दोनों महाद्वीपों की बात करें हम, तो हम इन्हें दो तरह से देख सकते हैं। एक प्रकार है देखने का राजनीतिक, और दूसरा तरीका है भौतिक, या क्या बोले इसे, प्राकृतिक। यदि यूरोप और एशिया को हम भौतिक रूप से देखें, प्राकृतिक रूप से देखें, तो ये दोनों एक ही भूखंड पर है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर के हमने इसे एक नाम दिया है और वो नाम है यूरेशिया। तो क्या लिख देंगे, दोनों भौतिक रूप से क्या कहलाते हैं? ये यूरेशिया कहलाते हैं। लेकिन जब हम बात करें, राजनीतिक तौर से बात करें, तो हम देखेंगे इस भूखंड पर दो महाद्वीपों ने अपना कब्जा कर रखा है। एक है यूरोप और दूसरा है एशिया। इस तरह से राजनीतिक तौर तरीके से हम क्या बोलेंगे, यूरोप और एशिया अलग हैं, लेकिन भौतिक या प्राकृतिक रूप से दोनों एक हैं, अर्थात यूरेशिया कहलाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान दें, तो हमसे बार बार महाद्वीपों के क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है। क्षेत्रफल का क्रम हमें देखना है। हमसे ये पूछा है एशिया कौन से स्थान पर आता है, अफ्रीका कौन से स्थान पर आता है। ओवरऑल इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम एक बार इन महाद्वीपों को अवरोही क्रम में, अर्थात घटते क्रम में नज़र डालते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, नंबर 2
अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। ये लिखने के बाद हमें ये पता लगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जिसे हम ऑस्ट्रेलेशिया भी कहते हैं। महाद्वीपों की उत्पत्ति के बाद आइए देखते हैं महासागरों की उत्पत्ति। वो कौन कौन सी जलराशियाँ जो अलग अलग महासागर के रूप में बिखरे हुए हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 आर्कटिक महासागर। यदि क्षेत्रफल के क्रम में देखें तब भी आपको यही क्रम मिलेगा। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, नंबर 2 अटलांटिक महासागर है, नंबर 3 हिंद महासागर है और नंबर 4 आर्कटिक महाद्वीप और महासागरों का पुनः नाम लिया जाए तो उसमें नंबर 1 एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से क्षेत्रफल के अनुसार ये 7 हो जाते हैं। महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के क्रम में कुछ अन्य भौतिक संरचनाओं की उत्पत्ति हुई है। उन भौतिक संरचनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द्वीप की। पृथ्वी पर उपस्थित ऐसी भौतिक संरचना जो चारों ओर से जल से घिरी हो उसे द्वीप कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं चारों ओर से पानी से घिरी हुई भौतिक संरचना है, जो पानी से ऊपर निकली हुई संरचना है, जिसे हम टापू भी कह सकते हैं, जो द्वीप कहलाती है। अब बात कर रहे हैं प्रायद्वीप की। आखिर प्रायद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिण भाग के 3 ओर आपको जल देखने मिलेगा। एक तरफ अरब सागर है, इधर बंगाली खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाली खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है। 3 ओर से भारत का दक्षिणी भाग जल से घिरा है। ऐसी भौतिक संरचनाएं जो 3 ओर से जल से घिरी हों, उन संरचनाओं को हम प्रायद्वीप कहते हैं। अगली बात आती है अंतरीप की, केप की बात आती है। यदि एक बड़ा भूखंड है और उस भूखंड से उंगली के आकार की भौतिक संरचना जल में निकली हुई हो तो ऐसी संरचना अंतरीप कहलाती है। जैसे भारत में केप कैमोरिन इसका एक अच्छा उदाहरण देखने मिलेगा आपको। उसके बाद हम बात करेंगे खाड़ी की। आखिर खाड़ी क्या होती है? तो ऐसी भौतिक संरचना जो 3 ओर से स्थल से घिरी हो, देख रहे हैं आप, 3 ओर से स्थल से घिरी हो। जो चित्र देख रहे हैं ये भारत का पश्चिम गुजरात वाला क्षेत्र है और गुजरात में आपको 2 खाड़ियाँ देखने मिलेंगी। एक खंबात की खाड़ी है और दूसरी कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी देख रहे हैं आप, इसे जल है और 3 ओर से स्थल से घिरी हुई है। ये खंबात की खाड़ी है, ये जल है और 3 ओर से स्थल से घिरी हुई है। तो ऐसी भौतिक संरचना खाड़ी बोलेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे यहाँ क्या मिलेगा? खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। दूसरी बात, आप ये देखिए रीजनिंग में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दूसरे के अपोजिट पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर प्रायद्वीप जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कह रहे हैं। जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो वो खाड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायद्वीप के विपरीत कौन सी संरचना है? प्रायद्वीप के विपरीत संरचना है खाड़ी।